सभागार में उपस्थित मेरे मित्रों, अभी तोमर जी ने विषय संबंधी आपसे बातें की और उनको इसकी एक भूमिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। मैं मानता हूं कि चित्रकला, विज्ञान, इन सब ये इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, धर्म, इससे बिल्कुल परे हटके जो मेरा आज का विषय है वो ये है कि पिछले 150 साल के इतिहास में इन तीनों का क्या संबंध रहा है। जिस तरह हमने प्रगति की, अगर आप आज बातचीत के दौरान हम लोग उस विषय पर बात करेंगे कि अगर हम मुड़ के देखें कि 150 साल पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, और उसमें विज्ञान भी मिलेगा, आपको धर्म भी मिलेगा। इसलिए मैंने राजा रवि वर्मा को केंद्रित किया है कि राजा रवि वर्मा का जन्म जिस समय हुआ था 1848 में, और उनका जब पेंटिंग कर रहे हैं तो 1860 के आसपास, तो वो समय जो है 19वीं सदी का जो पूरा समय है, एक पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी समय है। हमारे देश में विदेश में जो भी विज्ञान प्रगति हो रही थी, उसका असर हमारे देश तक पहुंच रहा था, और बहुत जल्दी। आप ये कल्पना कीजिए कि जो ग्वालियर में आप बैठे हैं, आज से 150 साल पहले अगर आपसे कहा जाता कि एक महल कैसा होता है, महल को जिस तरह से हम कंसीव करते हैं, एक राजा को जिस तरह कंसीव करते हैं, एक देवता को जिस तरह कंसीव करते हैं, आज 150 साल पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारे सामने मूर्तियां थी, मंदिरों में हमारे सामने मूर्तियां थी, और मंदिर जो थे वो सहजलभ्य नहीं थे। एक बहुत बड़े इलाकों में शायद एक मंदिर हो, लोग वहाँ जाते थे, पूजा करते थे, और पत्थर की मूर्तियाँ होती थी, ना उसमें हिलना डुलना तो छोड़ दीजिए, ना वस्त्रों का रंग था। पूरी कला जगत में रंगों का अभाव था। और आज जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे ही चलता आया होगा सदियों से, पर ऐसा है नहीं। तो वहाँ पे विज्ञान का एक इनपुट है, और इसीलिए मैंने इसका विषय ये रखा है कि विज्ञान और धर्म और कला, इन तीनों ने मिलके आज के भारत को, आज के समय को तैयार किया है। उसके पीछे कई तरह की चीज़ें हैं जो शायद कार्यक्रम के बाद आप लोगों से और विस्तार से बात हो पाएगी। मैं चित्रकला और विज्ञान के साथ एक दिलचस्प आपको छोटा सा एक वाकया प्रस्तुत करता हूँ। ये इस पेंटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि इस पेंटिंग को आप जानते हैं, ना देखा हो तब भी आप समझते हैं कि फोटोग्राफ नहीं है और ये पेंटिंग है। इसकी भूमिका इस तरह की है कि एक सामंत, एक जमींदार और उसकी पत्नी का चित्र है, और उसके पीछे एक लैंडस्केप है। अब इसको बनाने के लिए जमींदार ने एक चित्रकार को अपॉइंट किया। उससे कहा कि मेरी जो जायदाद है उसको आप पेंटिंग में दिखाइए। तो पीछे उसकी खेत है, उसकी फसलें कटी हैं, और उसके भी बगल में उसकी पत्नी है, वो भी उसके एक जायदाद का ही हिस्सा है। हाथ में उसके बंदूक है, एक कुत्ता है। ये पूरा जो एक इमेज की बिल्डअप करता है वो आर्टिस्ट कर रहा है, और वो जब पेंटर ये काम कर रहा है तो कमरे के अंदर कर रहा है। जिस प्रकाश को आप यहाँ देख रहे हैं वो प्रकाश की अवधि शायद 5 मिनट या 10 मिनट की हो, लेकिन पेंटिंग बनी होगी 3 महीने में। तो उस प्रकाश को उसने दिमाग में रखा और 3 महीने तक काम करते समय उसको मेंटेन किया। उस रंग को उसने देखा था, उसको उसने याद के जरिए कमरे के अंदर पेंटिंग बनाई, क्योंकि संभव नहीं था कि आप कमरे के बाहर जाके पेंटिंग बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जब हम रंग के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि छोटे ट्यूब हैं, बड़े ट्यूब होते हैं, रंग को लेके आप बाहर चले जाइए, वहाँ पेंटिंग कीजिए। चित्रकला के जगत में इसको ऑफलाइन एयर कहते हैं, मतलब खुले आसमान के नीचे पेंटिंग करने की पद्धति को ऑफलाइन एयर कहते हैं। तो ये संभव नहीं था, क्योंकि जो रंग आते थे वो पाउडर में होते थे, पिगमेंट्स, और उसमें सॉल्वेंट मिला के इस घोल को वो लोग बना लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। अब इस चीज़ को लेके बाहर जाना संभव नहीं था। जैसे इस चित्र के लिए भी जो भी है इंटीरियर में है, और एक मुहूर्त का चित्र है, लेकिन उस मुहूर्त को बनाने के लिए शायद 2 महीने लगे हों।
तो ये जो समय है, जिस समय को चित्रित कर रहे हैं, वो एक फ्रोजन मोमेंट है, वो एक ठहरा हुआ वक्त है, एक समय है, मतलब 1 सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शन समझ लीजिए, लेकिन उसको बनाने में 2 महीने लग सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जो भी पूरी प्रक्रिया चित्रकार की है, उसको कमरे के अंदर बैठ के बनाना पड़ता था, और यही एक नॉर्मल प्रोसेस था। तो ऐसे समय में 19वीं सदी के बीच में एक चित्रकार आते हैं जो रैंड नाम के, वो इसका इजाद करते हैं कि कोलैप्सिबल ट्यूब जो होता है, उस ट्यूब के अंदर अगर हम रंग को भर लें और उसको हम लेके बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, आज जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या ब्रश जो भी क्रीम यूज़ करते हैं, जिस ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं, उसको इजाद करने के पीछे एक चित्रकार का अवदान है। और उस चित्रकार ने अपने साइंस को इस्तेमाल किया कि जिसने कि आर्ट को प्रभावित किया। इसलिए कि आप लोग इम्प्रेशनिज्म के बारे में जानते हैं कि दुनिया भर की चित्रकला को एक नया मोड़ देने वाला समय जो था, वो समय ऐसा था कि जो चित्रकार थे अपने घरों से निकल के बाहर गए, बाहर जाके आम जनजीवन को चित्र किया, और जहाँ पे क्राइस्ट और जहाँ पे राजा रानी, इन लोगों के चित्र बनाने की परंपरा थी यूरोप में, उससे बिल्कुल हट के एकदम आम जीवन को चित्रित करना शुरू किया। और इस प्रकार एक चित्रकला की हम मुक्ति का समय भी देखते हैं। और ये चित्र इम्प्रेशनिज्म का विंसेंट वैन गॉग का चित्र है। इसमें आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर निकल के जब आप पेंटिंग करते हैं तो उस मुहूर्त के प्रकाश को, उस रंग को आप पकड़ते हैं और इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये केवल एक भूमिका थी जो बात मुझे कहनी है, क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है अपने मुल्क के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, हमारे अपने समय के संदर्भ में, और जो विसंगतियां हैं समय में, और जो कुछ भी है, अच्छाई हो बुराई हो, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि विज्ञान, कला, इन लोगों के रिश्ते क्या हैं और धर्म के साथ ये कैसे आके जुड़ते हैं। पेंटिंग ऑफ ए परफेक्ट मैन एंड परफेक्टली डन ए पेंटिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक आर्टिस्ट थे, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ह्यूमन फिगर को उन्होंने परफेक्ट मैन की परिकल्पना की थी, लेकिन इतना ही नहीं, एक इंसान को, एक आदमी को परफेक्टली बनाने के लिए उन्होंने कब्रिस्तान में जाके मुर्दों को निकाल के उसको डिसेक्ट करके उसके मसल्स एंड नर्व्स एंड वेन्स को स्टडी किया था। केवल उद्देश्य ये था कि जिससे कि हम एक इंसान को परफेक्ट बना सकें। अदरवाइज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट के बीच में हम जो सब यहाँ बैठे हैं, सब लोग किसी न किसी ढंग से लोक कला से परिचित हैं। तो उसमें जो इमेजेस बनते हैं, जो फिगर्स बनते हैं, जो ह्यूमन बॉडी बनते हैं, उसका एक अलग किस्म का परफेक्शन होता है। और जब हम फोटोग्राफी में फ़ोटो खींचते हैं तो उसका परफेक्शन अलग होता है। लियोनार्डो दा विंची से लेकर 19वीं सदी तक चित्रकला जो है इसी परफेक्शन की खोज रही है कि जब तक फोटोग्राफी नहीं आई है तब तक ये परफेक्शन के लिए ये ज़रूरी था कि हमें पता हो कि वो अनुपात क्या है, वो हाथ के, पैर के, मसल्स के। इसी को लियोनार्डो दा विंची ने स्टडी किया था। भारतीय चित्रकला में अगर आप देखें, जिस बात को मैं कह रहा था, लोक कला में हम समझते हैं कि ये पुरुष है, हम समझते हैं कि ये स्त्री है, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी की, अगर उस रियलिटी की बात करें, उस यथार्थ की बात करें, तो इनके आकृति में वो यथार्थ नहीं है। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक फिगर को, पर वो दरअसल वो नहीं है। क्योंकि पहले चित्र, यूरोपियन 2 चित्र मैंने दिखाए, उसमें आप ह्यूमन बॉडी को उस परफेक्शन के साथ देखेंगे, और जबकि हिंदुस्तान की कला में ये परफेक्शन अनुपस्थित था। राजा रवि वर्मा का महत्व इसलिए है, जो कि तोमर जी ने अभी आपको बताया, कि वो उस परफेक्ट फिगर को लाते हैं। उस परफेक्ट फिगर का मतलब क्या होता है, उसका असर क्या होता है सोसाइटी में, इसको भी हम आगे देखेंगे। ये उसी का एक दूसरा चित्र। जो मैं कह रहा था कि रवि वर्मा का जो महत्व है वो इसी बात पे है कि वो जो इमेजेस रखते हैं उसमें वो चाहते, कोशिश करते हैं कि वो ह्यूमन लाइक हो। जो हमारे मूर्ति कला अगर देखेंगे, अगर
हिंदुस्तान के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमन फिगर को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते। ये रवि वर्मा का चित्र है। जो बात मैं कहना चाहता था वो आप इससे समझ सकते हैं कि बावजूद अपनी सीमाओं के ये हिंदुस्तान की बड़ी कला परंपरा, 2000 साल की परंपरा में ये पहली बार घटित हो रहा था कि इस तरह के फिगर्स हमारी पेंटिंग में आ रहे थे। और रवि वर्मा का लोग कहते हैं कि इनके ऊपर विदेशी चित्रकला का बहुत असर था। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि विदेशी चित्रकला का असर, वो विदेश गए नहीं थे और हिंदुस्तान में कोई आर्ट्स कॉलेज नहीं था उस समय की जो कि टीच करता उनको इन कला के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि 1906 में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार कलर्ड प्रिंट्स आते हैं पेंटिंग के। तो रवि वर्मा जिस समय पेंटिंग बना रहे हैं उनके पास एक्सेस टू दोज कलर प्रिंट्स या यूरोपियन मास्टर की पेंटिंग उनके पास नहीं थी। तो इतने बड़े इमेजिनेटिव एक चित्रकार जो हिंदुस्तान की कला को बिल्कुल एक नया मोड़ देते हैं, तो ये मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि उनके वे कौन सी चीज़ें थी इसके चलते रवि वर्मा इतने प्रोलिफिक पेंटर के रूप में अपने को स्थापित कर पाए। हमारे हिंदुस्तान की चित्रकला की एक खासियत ये रही है कि अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, 100 BC मतलब 100 ईसा पूर्व से अगर देखें, अजंता आप लोग जानते हैं, अजंता से लेकर आज तक अगर चलेंगे, अगर मुगल पीरियड भी देखेंगे, अगर गुलेर भी देखेंगे, पहाड़ी भी देखेंगे, ये जो तमाम कला के जो स्टेप्स हैं इसको अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इसमें मूल रूप से दो ही विषय है। या तो वो राजा रानी के बारे में जिक्र है, वरना वो देवी देवताओं के बारे में जिक्र है। और न केवल यही है कि राजा रानी और देवी देवता, अगर ये कोई फ्लैट स्टेटमेंट नहीं है। राजा रानी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे हम मिल चुके होते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ईश्वर के जो कैरेक्टर होते हैं उनसे हम मिले नहीं होते हैं। पर जो खूबसूरती है इस इमेज फॉर्मेशन में कि आप देखेंगे कि दोनों ही सिंहासन पे बैठते हैं, दोनों के ही मुकुट होते हैं, दोनों के ही अलंकार होते हैं, अस्त्र होते हैं। यानी कि जो देवी देवताओं की कल्पना हमने की वो हमारे राजा रानी को देख के की। इसका एडवांटेज किसको है? इसका एडवांटेज उस राजा रानी को है जो दिमाग में, आम जनता के दिमाग में उस राजा रानी को देवता बनाने के लिए तैयारी पूरी है। क्योंकि इमेज का जो एक प्रेशर होता है, इमेज का जो एक असर होता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो राजा रानी की इमेज जो है और जो देवी देवताओं की इमेज जो है, इसके सामंजस्य जो है हमें बहुत ही अचंभित करता है। ये हिंदुस्तान में विशेष रूप से हमने देखा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में जैसे आज एक शहरी कला है, लोग कहते हैं कि भोपाल में इस तरह की पेंटिंग हो रही है, कोई कहता है कि बिहार में, पटना में ऐसा हो रहा है, बंगाल में ऐसा हो रहा है। एक बहुत बड़े समय तक हमारे देश की कला जो है मूलतः लोक कला पर आश्रित रही है। एक ही मुल्क में जब भारतीय कला कहते हैं, वो एक आसान सा तरीका है कि हम एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि भारतीय कला। भारतीय कला का मतलब बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इतनी कलाओं में विभाजित है, इतनी चीज़ें उसमें है कि हम जब भी भारतीय शब्द का प्रयोग करते हैं प्रायः हम सन 47 के बाद के भारत की बात करते हैं और दिमाग में रहता है कि 2000 साल का इतिहास। बहरहाल जब आप देखेंगे कि विभिन्न लोक कलाओं में, जैसे ये वारली की लोक कला है, इसमें देवी देवताओं का इस तरह से वर्णन किया गया है, विष्णु का ये रूप है। और दक्षिण की कलमकारी में चित्र जो बने हैं उसमें देवी देवताओं का इस तरह का रूप था, क्योंकि ये बैकग्राउंड है जो कि राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के लिए मुहैया करा रहा था। इस बैकग्राउंड से निकल के रवि वर्मा आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इन चित्रों से हमें गुजरना चाहिए। इन चित्रों को मैं जब दिखा रहा हूँ तो इसका एक महत्व और भी है। अगर आप जरा सोचें कि हम भारतीयों के पास चित्र को अगर हम डिफाइन करें, एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ पे आर्ट, क्योंकि मूर्ति तो 3 डायमेंशनल होती है, चित्र को अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट माने जो दीवार में टांगी जाती है, तो हिंदुस्तान में कब आम लोगों के लिए ये चीज़ जिसे चित्र कह रहे हैं, जिसे हम पेंटिंग कह रहे हैं, इसके साथ कब मुलाकात हुई, कब वो जान पाए कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे पेंटिंग कहते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा
कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। हालांकि इतिहासकार कई तरह के अपनी बात को रखते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि छोटे छोटे शहरों में, छोटे गांवों में बहुत जल्द कुछ ही वर्षों पहले तक लोगों को पता नहीं था कि चित्र क्या है, यहाँ तक कि कैलेंडर भी नहीं थे। तो ऐसे समय में जो चित्र, जैसे पिछवाई के बारे में आपको ये दिखवा रहा हूँ, पिछवाई में जो मूर्ति बीच में है मंदिर में, उसके बैकड्रॉप में कपड़े में चित्र बनाया जाता था। तो चित्र के साथ हिंदुस्तान के एक खास इलाके के लोगों का परिचय वो इस तरह से था कि मूर्ति जो पत्थर की बनी है, श्रीनाथ की मूर्ति, उसके पीछे जो बैकड्रॉप बनता है उसको पिछवाई कहते हैं। तो ये एक अद्भुत एक उदाहरण है जहाँ पे चित्र और मूर्ति का आप को एग्जिस्टेंस पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी देवी देवताओं के रूप क्या हो, राजा रवि वर्मा के पास जो चैलेंज था कि देवी देवता का रूप कैसे होगा, कि कहाँ मिलेंगे वो देवी देवता के रूप, तो उसका एक ही आधार था, वो था मूर्तियाँ। तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि कैसे मूर्तियों से वो चित्र बनाए, मूर्तियों को आधार मान के अपने पहले दौर में। और ये वराह की मूर्ति है और इस पर आधारित उनका चित्र। इसी प्रकार ये मुरुगन, जिसे कार्तिकेय भी के रूप में भी जाना जाता है, 6 स्वरों वाले, जो पश्चिमी इलाके हैं या जो पूर्वी इलाके हिंदुस्तान के हैं, वहाँ पे कार्तिक के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें कि वो दुर्गा के बेटे के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन दक्षिण में ये विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं, जिनके 6 सर हैं। तो ये दक्षिण भारतीय चित्रों में मुरुगन का उल्लेख आता है। ये मुरुगन का चित्र है। और ये मैसूर का सरस्वती, और ये राजा रवि वर्मा की सरस्वती। मित्रों, अगर हम ये कल्पना करें कि सरस्वती के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा देवता का रूप है जिससे कि हम सब परिचित हैं, इसके बारे में आज से 150 साल पहले हमारी क्या अवधारणा थी, हम किस मूर्ति को सरस्वती कहते थे, या कि अगर टेक्स्ट है, अगर कहीं हम पढ़ना जानते हैं, अगर हम पढ़ना जानते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या कल्पना करते हैं उस देवी के बारे में। हमारे दिमाग में जो मेरी कल्पना और आपकी कल्पना या किसी और की कल्पना में जो अंतर हुआ करता था, राजा रवि वर्मा के चित्रों ने उस अंतर को पाट के एक ऐसे प्रामाणिक मूर्ति या चित्र बनाए जिसको कि पूरे हिंदुस्तान में इस धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रतिमान बना। अब जितनी भी मूर्तियां बनी या चित्र बने, उन्होंने इसी को फॉलो किया। रवि वर्मा का इंपॉर्टेंस यही है। जैसा कि मैंने कहा था कि ह्यूमन फिगर को परफेक्टली बनाना ये पेंटिंग के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप थिएटर को देखेंगे तो उसमें रियलिज्म का, एक यथार्थ का एक अलग ही उदाहरण आपको मिलेगा। कोई जटिलता नहीं है, अगर गौर से समझेंगे तो समझ पाएंगे कि मान लीजिए कि मैं अशोक हूँ और मुझे एक अभिनय करने का अवसर मिलेगा, और वो अगर अवसर मुझे मिला कि राम के चरित्र को अभिनय कर रहा हूँ, तो इसमें यथार्थ कौन सा है? यथार्थ ये है कि मैं अशोक हूँ, यथार्थ वो भी है कि वो चरित्र राम है। जबकि मैं उस चरित्र को अभिनय कर रहा हूँ तो एक मैं काल्पनिक यथार्थ को तैयार कर रहा हूँ। इससे हुआ ये कि जिस रंगमंच के बारे में राजा रवि वर्मा का समय जिस रंगमंच को जानता था, वो रंगमंच गांव देहात का लोक रंगमंच था। ऐसे समय में पारसी थिएटर का आगमन होता है। आप लोग जो पारसी थिएटर के बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं कि जिस शहरी थिएटर से हम आप परिचित हैं, जिसमें कि सामने विंग्स, सामने पर्दे होते हैं और मंच में बैकड्रॉप होता है और अभिनय होता है, तो ये यूरोप का रंगमंच था, को हिंदुस्तान में आया था। उसको 1835 के आसपास कुछ पारसी परिवारों ने एक घुमंतु रंगमंच, मतलब ट्रैवलिंग थिएटर के रूप में डेवलप किया था, जिसको हम लोग पारसी थिएटर के रूप में जानते हैं। राजा रवि वर्मा जब इन
थिएटर को देखते हैं, इन थिएटर में खासियत ये थी कि इसमें धार्मिक विषयों पे नाटक होते थे। धार्मिक विषयों पे नाटक के कारण राजा रवि वर्मा को वो चित्र, वो इमेज जो है वो समझने में आसानी हुई। और हिंदुस्तान की चित्रकला के इतिहास में आप पहली बार देखते हैं कि उनके चित्रों में आप थिएट्रिकल एलिमेंट मिलता है, जो अभिनय जिसे कहते हैं वो पेंटिंग में आत्मसात करते हैं। ये पारसी थिएटर का आरंभिक समय, ये पारसी थिएटर का अभिनेता, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर आप पेंटिंग देखेंगे रवि वर्मा के, तब आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा कि दोनों में सिमिलैरिटी कहाँ है। और ये बिल्कुल लगता है कि अभिनय हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की कला के इतिहास में ये लगभग ये पहले दौर का चित्र है जहाँ पे आपको प्रकाश की उपस्थिति मिलती है। और प्रकाश की उपस्थिति जो है हरदम हम परछाई से अनुभव करते हैं। इसमें जो शैडो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्ट में ये शैडो नहीं था, और रवि वर्मा लाते हैं जिससे कि हम इसकी नाटकीयता देख पाते हैं। इस नाटकीयता से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये राम लक्ष्मण और अहिल्या के मुक्ति के बारे में है। इन सभी चित्रों में आप वो ड्रामेटिक, वो थिएट्रिकल एलिमेंट आप देख पाएंगे। ये विश्वामित्र और मेनका का। अब इन चित्रों को देखते हुए हम ये बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि रंगमंच पे कोई अभिनय हो रहा है, उसके चित्र बन रहे हैं। इससे होता है कि एक दर्शक के रूप में एक आम आदमी जो पेंटिंग को देखता है, जिन पेंटिंग का जिक्र मैंने किया, जो हमने रवि वर्मा के पहले के जो चित्र थे, उनके आने के पहले जो चित्र बने थे, उसमें जो जड़ता थी उससे मुक्त होके इसमें एक अभिनय साफ दिखाई पड़ता है। और ये कन्विंसिंग होता है कि जो बात ये कर रहे हैं, जो अभिनय कर रहे हैं, ये दरअसल ये एक यथार्थ है। ये कोई क्रिएटिव रियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया है इसको, क्योंकि इन कथाओं से हम अच्छी तरह परिचित हैं। इसमें जिन कथाओं पे आधारित ये चित्र हैं, इससे हम परिचित हैं। लेकिन जब हम उसको अभिनीत रूप में चित्र में देखते हैं तो हम कन्विंस होते हैं, और कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमारे पास जो पुराण कथाएं थी वो धीरे धीरे ऐतिहासिक कथाओं में तब्दील होती है। क्योंकि पुराण कथाएं जो है काल्पनिक कथाएं हैं। जब उनको हम अभिनय के रूप में, जब इतनी कन्विंसिंग उसका प्रेजेंटेशन पेंटिंग में होता है, तो एक बहुत बड़ी आबादी के लिए पुराण कथाएं पुराण तक सीमित न रह के वो इतिहास में तब्दील होती है, एक सच में तब्दील होती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि 1835 में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पारसी थिएटर का आगमन, और 1848 में रवि वर्मा का जन्म, 1850 में हिंदुस्तान में फोटोग्राफी का आगमन होता है। जो एक लाइन लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ इमेज, ये बहुत सुंदर लाइन है, जिसको कि क्रिस्टोफर पिनी ने इसका जिक्र किया है कि एक लेंस के सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जब लेंस हम सेट करते हैं, उसके पीछे प्लेट रखते हैं, तो व्हाट इट एक्चुअली हैपन्स, वो जो इमेज है वो लेंस के जरिए उस प्लेट पे ट्रांसफर होता है। तो जो रियलिटी है, द इमेज इज ऑल्सो रियल इमेज ऑफ ए रियल पर्सन। लेकिन इन चित्रों में आप देखेंगे दे लुक लाइक रियल इमेज बट नॉट ऑफ ए रियल पर्सन। जो कहाँ पे कथा को आप इस तरह से पेश करें कि जो कि कन्विंसिंग और सत्य लगे, ये चित्रकला में रवि वर्मा लाते हैं। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित भी होती है। जो मैंने इमेजिन्ड रियलिटी के बारे में बात की, इसमें ट्रांसफर ऑफ रियल, ये जो बाएं हाथ में है ये एक फोटोग्राफ है, और दाहिने हाथ में जो है रवि वर्मा का चित्र है। ये एक ही समय का है। आप फर्क समझ सकते हैं कि अगर आप तटस्थ होकर देखें, अगर आप संदर्भ से परिचित हों, तो दोनों ही चित्र जो आपको रियल लगेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कौन सा रियल है और कौन सा रियल नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं इसमें। ये ट्रांसफर ऑफ रियल है और ये इमेजिन्ड रियलिटी है। ये राधा बैठी हुई इंतजार कर रही है, ये इमेजिन्ड है, किसी ने राधा को नहीं देखा। कहीं ग्रंथ से, कहीं पुराण कथाओं से हमने राधा की कहानी पढ़ी
और उसको चित्र के रूप में हमने प्रस्तुत किया। उस प्रस्तुति में इस कदर की प्रामाणिकता है कि आम जनता के लिए वो एक प्रामाणिक रूप बनता है और वो कन्विंस होता है कि हाँ राधा है, राधा की कहानी सच कहानी है। इस तरह से पुराण जो कथाएं थी वो ऐतिहासिक कथाओं में बदलती है और ऐतिहासिक कथाएं सत्य कथाओं में। और ये राजा रवि वर्मा का चित्र, इसमें आप ड्रामेटिक और थिएट्रिकल देख सकते हैं और ये पूरे एक्टिविटीज़ का कि जो मूल जो घटना है उसके साथ साथ आसपास मिला के एक एम्बियंस और एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और इन्हीं सब जो मैंने विज्ञान की प्रगति के बारे में बात की थी जैसे मैंने कहा था कि थिएटर का आगमन एक विज्ञान की भी प्रगति है, जो लाइट है, जो कलर है, जो स्टेज है। उसके बाद फोटोग्राफी का आगमन, फिर 1871 के आसपास हिंदुस्तान में रिलीजियस जितने बुक्स हैं उसका पब्लिकेशन प्रॉपरली शुरू हुआ। जैसे मैंने अपनी बात शुरू करने के पहले ही कहा था, अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि 100 साल पहले, 100 साल या 150 साल पहले जो हमारी समझ थी, जो हमारी जो चीज़ें, जिन चीज़ों को हम जानते थे, आज उनमें जितना परिवर्तन घटित हुआ है उसके पीछे विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह जब प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जब हिंदुस्तान में आना शुरू होता है तब उसमें आरंभिक जो छपाई होती है, किताबों का मुद्रण बहुत बाद में होता है। और किताबों के मुद्रण के साथ साथ हम देख पाते हैं कि जो ग्रंथ हैं, जो गीता और रामायण महाभारत, इनके ग्रंथ जो है लोगों तक उपलब्ध होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि उपलब्ध होते हैं तब हम ये सोचना चाहिए कि उसके पहले क्या था, उसके पहले कौन से ग्रंथ थे जो आम लोगों तक उपलब्ध थे। तो ये विज्ञान है जिसने कि हमारी धार्मिक ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाया। उसके साथ साथ पैरेलली, उसके समानांतर ये चित्र थे। और इसके आगे ही 1860 में पूरे दुनिया में रंगीन छपाई की टेक्निक क्रोमोलिथोग्राफी के नाम पर इजाद होता है और बहुत जल्दी 1880 में ये हिंदुस्तान में आ जाता है। जो सूरत और बम्बई की जो कपड़े की मिलें थी, उन कपड़े की मिलों के जो लट्ठे होते थे, लट्ठों के ऊपर जो कागज़ चिपकता था, उसके लिए जर्मनी से लोग आते थे, ऑर्डर लेते थे कि उसके रंगीन छपाई के लेबल्स बनेंगे। माचिस के भी लेबल बनते थे। कपड़ों के जो मैन्युफैक्चरर थे वो इस लेबल्स बनवाते थे। तो जब आरंभिक लेवल के बाद उन्हीं लेबल्स को, उन्हीं कलर्ड पेंटिंग को देवी देवताओं के चित्र में बनाना शुरू हुआ। तो हिंदुस्तान में क्रोमोलिथोग्राफी का आगमन 1880 में होता है और हम परिचित होते हैं कि रंगीन चित्रों से। अभी हमने जब बात की थी कि आम हिंदुस्तानी का परिचय चित्र से कब हुआ, वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट से कब परिचय होता है, तो मेरा अपना मानना है कि 1880 के आसपास हिंदुस्तान की जनता, हम जान पाए कि ये चित्र होता है कि हमारे दीवारों में, घरों के दीवार में जो खूंटी है वो कपड़े टांगने के लिए ही केवल नहीं है, उस पर कुछ टांगा जा सकता है जिसे हम पेंटिंग भी कह सकते हैं। तो 1880 साल का जो उस समय का जो क्रोमोलिथोग्राफी है उसने हमें रंगीन चित्रों से परिचय कराया। और ये चित्र जो है ये जर्मनी में छपा हुआ चित्र है गोपीनाथ का। और जब भी इस चित्र को देखिए, जरा पीछे मुड़ के सोचिएगा कि इस 1880 के पहले हम भारतीयों के पास कृष्ण का, राधा और गोपियों के बारे में किस तरह के इमेजेस थे, पर इस चित्र के बनने के बाद जो गॉड इमेजेस हैं वो किस तरह से पॉपुलराइज हुए। राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो ऑयल में थे और वो एग्जीबिशन होते थे तो बहुत कम लोगों तक वो चित्र पहुंच पाते थे। लेकिन जब वो प्रिंट हुए, हजारों में प्रिंट हुए, तो हजारों लोगों तक पहुंचे। जो मैंने अभी कहा था कि एक मंदिर हुआ करता था जो कि एक बहुत बड़े इलाके में एक मंदिर है, लोग जाते थे उन मंदिरों में और अपनी पूजा करके चले आते थे। लेकिन जब ये इमेजेस प्रिंट हुए, जब ये इमेजेस अवेलेबल हुए, तो लोग उस इमेज को लेके अपने घर में आए और घर में टांगा। इस प्रकार हर घर में
एक पूजा घर के रूप में एक स्थान विकसित हुआ। आज भी अगर किसी शहर में आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो आपको एजेंट बताएगा कि ये इलाका जो है, कमरे का ये पोर्शन जो है, ये पूजा घर के लिए। ये पूजा घर की परिकल्पना तब है जब 1880 में प्रिंट्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं। ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज था इंडियन हिस्ट्री में, सोशल हिस्ट्री में, कि हमारे जहाँ पे एक मंदिर हुआ करते थे, हर घर में कमोबेश इस मंदिर की शुरुआत हुई। और हमारे जो बिहेवियर था, जो रिलीजियस जो हम एक्ट करते थे, वो हम वही कॉपी करते थे जो कि मंदिरों में किया जाता था। जैसे आरती है, फिर घंटा बजाना, फिर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट, ये सब चीज़ें घर में भी होने लगी। तो जो बात हमने मंदिर में सीखी थी उसको अपने छोटे स्तर पर घर में किए, जो सामूहिक रूप में करते थे उसको हमने व्यक्तिगत रूप में करना शुरू किया। उसके पीछे इन चित्रों का बहुत बड़ा योगदान था। ये भी जर्मनी का चित्र है, कृष्ण पूजा। और इस प्रभाव को देख के 1894 में राजा रवि वर्मा स्वयं एक प्रेस खोलते हैं बम्बई के पास, जहाँ वो रंगीन चित्र अपने पेंटिंग्स को प्रिंट करते हैं ओलियोग्राफी में, और जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में उनके चित्र फैलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। ये राजा रवि वर्मा प्रेस के चित्र हैं। शिवाजी भवानी का चित्र है ये। अब इस चित्र को देखते समय जरूर आप सोच रहे होंगे कि शिवाजी की कहानी हमने सुन रखी थी, भवानी के बारे में भी सुन रखा था, लेकिन शिवाजी कैसे देखने में थे और भवानी कैसे देखने में थी, इसका चित्र, ये धारणा सबसे पहली बार इन चित्रों के जरिए कॉन्क्रीटाइज होती है, एक आइडियलाइज्ड होती है, और एक रूप में एक नए ईश्वर को जन्म भी देता है। और कलिय दमन का चित्र है। और इस प्रकार ये 1880 के आसपास आजमगढ़ के पास एक छोटा सा, उस समय छोटा सा ही जिला हुआ करता था, कस्बा मऊनाद भंजन। वहाँ पे एक कम्युनल रायट हुआ था गाय को लेकर। इतिहास में गाय को लेकर कोई इसी प्रकार का विभेद हमें इसके पहले नहीं मिलता है, लेकिन इस चित्र को अगर गौर से देखें तो शायद वो आपको नजर आएगा कि एक व्यक्ति बैठ के 4-5 लोगों को दूध, गाय का दूध जो है प्रसाद के रूप में वितरित कर रहा। उसमें ऊपर मार्क भी किया है, उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं और पारसी है। 4 ग्रुप के लोगों को वो दूध वितरित कर रहा है। नंबर 2 कि इस 4 ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप है जो हिंदू का है, जो गाय को पूजा करता है, लेकिन बाकी 3 लोग जो हैं वो गोभक्षी हैं। इस तरह के विभेद चित्र बनाने के लिए इस चित्र का उपयोग किया गया कि इस चित्र में गाय के शरीर में इतने सारे देवी देवताओं की उपस्थिति दिखा के उसको पायस बना के, और ये बनाना कि ये सोसाइटी में इस तरह का डिवीजन है। तो जाहिर है इसके बाद जो है जो परंपरा चली वो आज भी जारी है, पर उसके पीछे इस चित्र की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इतना इनोसेंट जो है वो चित्र नहीं होता है जितना कि हमें दिखाई पड़ता है। और ये शेषनाग, और ये सबसे बड़ी बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हम सुनते हैं कि तमाम मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है, कई मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ऐसी स्थिति में राजा रवि वर्मा के चित्र जब प्रिंट के रूप में उपलब्ध हुए तो लोग अपने घर में ले आए, और वो उन लोग जो कि मंदिर में नहीं जा सकते थे विष्णु के दर्शन के लिए, वो अपने घर में लेके आए और विष्णु के दर्शन किए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर क्रांतिकारी बात अगर रवि वर्मा के चित्रों की कहें तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने कि हिंदुस्तान के में सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी ले आए। और 1902 के आसपास, मैं ज़रा क्विक दिखाऊंगा इसलिए कि इसका भारतीय इतिहास को भी मैं जोड़ रहा हूँ। तो भारतीय चित्रकला में रवि वर्मा के समय का असर बंगाल स्कूल में कैसे पड़ा। मित्रों, बंगाल स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन माना जाता है कि हिंदुस्तान में आधुनिक चित्रकला या चित्रकला में आधुनिकता की शुरुआत बंगाल स्कूल में हुई। हम जरा उस आधुनिकता को परीक्षा करेंगे। सबसे पहले कि इसके पेट्रन्स को देखते हैं कि जो लोग बंगाल स्कूल के शीर्ष में थे
उसमें आप देखेंगे कि लॉर्ड किशनर, आर्ल ऑफ रोनाल्ड से, महाराजा ऑफ नाटोर, महाराजा ऑफ बर्धमान, टैगोर ऑफ जोरासाको, सिस्टर निवेदिता, ये वो ग्रुप हैं जो कलकत्ते के रईसों का ग्रुप था। ये एलीट का ग्रुप था, इसमें कोई आम आदमी उपस्थित नहीं था। भारतीय चित्रकला, जिसको कि नव भारतीय चित्रकला के रूप में आप जानते हैं, ऐसी कला थी जिसमें कि कोई आम जन या कोई चित्रकार उपस्थित नहीं था। इन्होंने आइडियोलॉजिकली उस पेंटिंग को कंटिन्यू किया जो धारा पहले से बनी आई, लेकिन उन्होंने कहा उसको आधुनिक। जैसे कि कुछ चित्रों से हमको देखेंगे, जैसे मुगल कालीन चित्रों के ऊपर अवनींद्रनाथ टैगोर का ये चित्र है, शाहजहां की मृत्यु। ये लगता है कि शाहजहां के समय का ही चित्र है, जबकि ये 1905 का बना हुआ चित्र है। तो भारतीयता की खोज में पुरानी जो कला है उसी को रिपीट करने की भी प्रवृत्ति दिखाई दी बंगाल स्कूल में, और ये इनकी रूढ़ी भी बनी। ये असित कुमार हलदर का ध्रुव, नंदलाल बोस का शिव, और वहीं जिसमें कि हर चित्र में एक कथा है, एक संदर्भ है। इसके चित्र में आप शिव को जिस रंग में देखते हैं, ये विषपान के पहले के शिव हैं, विषपान के बाद ये नीले में तब्दील होंगे। इस तरह के कथाओं के साथ जोड़ के चित्र की बनाने की परंपरा रवि वर्मा से लेकर बंगाल स्कूल तक सीधे सीधे देखते हैं। तो फिर उसमें आधुनिकता कहाँ से आती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सती महात्मा, ये वेंकटप्पा के चित्र हैं। ये लोग सब चित्रकार जो हैं बंगाल स्कूल के उस समय के चित्रकार हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ। ये बंगाल स्कूल के ही प्रतिष्ठित चित्रकार हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चित्र के जरिए आप नई अवधारणा को पैदा करते हैं। जैसे कि मैंने गाय का एक चित्र दिखाया भारत माता के बारे में। जैसे भारत माता है कौन, आज हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कि भारत माता की जय भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। लेकिन 1880 के आसपास या उसके पहले भारत माता का जिक्र शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में पहली बार उसकी कल्पना की जाती है। लेकिन उसके बाद जो है चित्रकला में इसको पॉपुलराइज करने का काम किया, और नेशनलिस्ट मूवमेंट में इस इमेज का एक बहुत बड़ा रोल था, जबकि ऐसा कोई देवी या देवता हमारे मतलब कई इतिहास में है नहीं। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर का भारत माता, जिसमें कि चतुर्भुज हैं, 4 हाथ हैं इनके, और भगवा ड्रेस पहने हैं। और ये भारत माता का दूसरा चित्र, ये ओलियोग्राफी में, क्रोमोलिथो कलर प्रिंट में आने के बाद। और ये इधर का चित्र है, बहुत पुराना नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कपड़ों के लट्ठों के ऊपर जो जर्मनी से छप के आते थे रंगीन चित्र, उसमें ही भारत माता हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार एक बहुत इंटरेस्टिंग भारत माता, इसमें आप भारत जननी मार्का, भारत माता केवल नहीं, भारत माता मार्का, ये एक कपड़े के लेवल में भी पाया जाता है। इस तरह रंगीन चित्रों का जो सही असर जो है हमें 1880 के बाद बहुत बड़े पैमाने में दिखाई देता है। सवाल ये है कि एक चित्र को उसके संदर्भ के साथ, उसके अर्थ के साथ बांध के देखना कहाँ तक जायज़ है। अगर ये कहते हैं कि कोई कृष्ण लीला का चित्र है, तो कृष्ण लीला का चित्र इसलिए है कि हम दर्शक को देखने के पहले ही, दर्शक चित्र देखने के पहले ही वो जाने कि हम कृष्ण लीला का चित्र देख रहे हैं। इसका मतलब जो रेफरेंस है उससे वो चित्र बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं है। तो इतनी सब जो लंबी परंपरा हमने देखी राजा रवि वर्मा का, बंगाल स्कूल का, हिंदुस्तान में पहली बार जो चित्रकला में मुक्ति और मुक्त की कला, इसकी शुरुआत अगर देखें तो अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में दिखाई पड़ता है। और ये इत्तेफाक है कि ये दोनों ही बिल्कुल एक ही समय काम करते हुए दिखाई देते हैं। 1931 से लेकर 1941, यानी कि 10 साल का वो समय था जिसमें कि दोनों सक्रिय थे। और 1941 में ही दोनों की मृत्यु होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की मृत्यु होती है जब वो 80 साल के थे, और अमृता शेरगिल की मृत्यु होती है जब वो केवल 28 साल की थी। इस चित्र में देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर का चित्र है, इसमें डिपार्चर ये है कि इसमें कोई संदर्भ नहीं है।
इसकी कोई कथा नहीं है। इसको अगर कोई यूरोपियन है या कोई ऐसा है कि जो राम से परिचित नहीं है, कृष्ण से परिचित नहीं है, वो भी चित्र का आस्वाद ले सकता है। लेकिन हमारे चित्र इतने ज़्यादा संदर्भ द्वारा ग्रसित थे, आरोपित थे, कि उसके लिए आपको संदर्भ जानना बहुत ज़रूरी है। बगैर जाने हुए आप उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। लेकिन चित्र को अपनी अपनी जो उसकी पहचान है उसके ज़रिए भी पहचाना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। आधुनिकता इसे ही कहेंगे। और ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र में हम ये पाते हैं, जिन्होंने कि अपने चित्रों में करीब 4,500 चित्र बनाए थे, जिसमें एक भी चित्र का उन्होंने शीर्षक नहीं दिया था। ये अमृता शेरगिल का चित्र है, 3 बहनें। अब इसके बारे में कोई कथा से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन इसको देख के हम रुकते हैं, हम इसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना था कि हमें चित्र को समझना नहीं चाहिए, हमें चित्र को अनुभव करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए पेंटिंग वी शुड ट्राई टू फील इट। दिस इज द काइंड ऑफ पेंटिंग जिसे आप फील करते हैं। आपके घर के पड़ोस में वो 3 लड़कियां, उनको आप इसमें चिन्हित करते हैं। इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई देश नहीं है, प्रांत नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान है जहाँ पे आपको तीनों लड़कियों के रंग जो हैं अलग अलग मिलते हैं। और तीनों लड़कियों को देखिए कि वो दर्शक के साथ आंखें नहीं मिला रही है, वो उनका भविष्य जो अनिश्चय है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन ना भी करूँ, अगर आप 5 मिनट वक्त निकाल के इसको देखें तो ये चित्र अपने आप आपको ये बातें कहेंगी। ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर पॉइंट था, इसको मैं लिबरेशन ऑफ पेंटिंग कहा। और जैसा कि मैंने भारत माता इसके पहले दिखाया था, जिस संदर्भ के साथ भारत माता आती है हिंदुस्तान में, उस संदर्भ से कट के भारत माता को अपने ढंग से अमृता शेरगिल पेश करती हैं। इस भारत माता के साथ कोई आध्यात्मिक या कोई देश प्रेम नहीं जुड़ा है, लेकिन यथार्थ वो जुड़ा हुआ है जो कि आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में भारत माता की ये स्थिति थी। और जैसे एक एक इन्वेंशन के बारे में बात करते हम आ रहे हैं, थिएटर के बारे में बात किया, फिर हमने फोटोग्राफी के बारे में बात किया, फिर क्रोमोलिथोग्राफी का आगमन, उसके बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस, और उसके बाद फिल्मों का आगमन। ये हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है हम सब परिचित हैं। लेकिन इसका जो एंटरटेनमेंट है, आर्ट के साथ एक नया शब्द जुड़ता है, एंटरटेनमेंट। रवि वर्मा के चित्रों में एंटरटेनमेंट नहीं था उस तरह का, लेकिन जब नाटकों को देखते हैं, नाटकों की सीमा ये थी कि वो सिंगल एडिशन होता था। जो नाटक आज हम ग्वालियर में कर रहे हैं, इस समय हिंदुस्तान के और कहीं वो नाटक संभव नहीं है। लेकिन जो फिल्म हम यहाँ देख रहे हैं, हिंदुस्तान के 1000 प्रेक्षागृह में वो फिल्म देख सकते हैं। तो साइंस का जो योगदान है वो इस प्रकार था कि हरिश्चंद्र नाटक, जो कि पारसी थिएटर का नाटक था, हिंदुस्तान के पहले जो फिल्म बनी 1913 में हरिश्चंद्र, उसी नाटक के आधार पर बना। और 1931 में आलम आरा। और फिल्मों के बारे में कुछ डिस्कशन करके आज की बात को हम समाप्त करेंगे। 1975 में किस तरह से एक, जो मैंने इमेजिन रियलिटी के बारे में बात की, एक आप इमेजिन करते हैं, उसको आप कला के माध्यम से पेश करते हैं, जो दर्शक या श्रोता या समाज जो है उसको सत्य के रूप में लेता है और उसको पुराण कथाओं से बाहर निकाल के इतिहास, और फिर इतिहास से बाहर निकाल के उसको सत्य के रूप में स्थापित करता है। जय संतोषी माता एक ऐसा ही था कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, जस्ट केवल नौकरी उस समय मिली थी, उस समय ये फिल्म आई थी। उस समय जो सिनेमा घरों में कई गानों के सामने के समय लोग इसको पैसे फेंकते थे। मतलब ये था कि जो रियलिटी और इमेजिनेशन का एक खेल था, जिसमें कि पूरे के पूरा समाज एंट्रैप हुआ, और ये सक्सेस था। और 1977 में अमर अकबर एंटनी एक फिल्म आती है, हमारे यहाँ कई लोग होंगे जो इसके बारे में जानते हैं। अमर अकबर एंटनी का एक दृश्य था जिसमें कि एक माँ की आंखें चली जाती हैं, तो साईं बाबा मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे कोई गाना गाता है, कव्वाली गाता है, शिरडी वाले साईं बाबा। तो वो गाना गाने के बाद वहाँ पे 2 दिए के लौ आती है, आंखों में जब पहुँचती है, और वो उसकी औरत के आंखें लौट आती हैं। ये काल्पनिक कहानी है। और उस समय साईं बाबा मंदिर में जो भीड़ पहुँचती थी दैनिक, वो 1000 में पहुँचती थी। इस गाने के बाद उसी सन शिरडी वाले साईं बाबा नाम से एक अलग फिल्म आई,
और इस तरह से एक रियलिटी, एक उम्मीद जनता के पास कि अगर मेरी आंखें खराब है तो मैं फला मंदिर में जाऊंगा, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ लोग पहुंचने लगे और आज लाखों की संख्या में वहाँ लोग जाते हैं। पर सच ये है, विज्ञान ये है कि उसमें एक की भी आंखें नहीं लौटती। उसके बावजूद भी लाख के बजाय कल अगर देखेंगे करोड़ भी पहुंचेंगे। तो कला का जो है, और समाज जहाँ पे क्रिटिकल नहीं होता है, चैलेंज नहीं करता है, आर्ट को सच मानता है, तब परिणति ऐसी होती है जिसकी एक परंपरा है। राजा रवि वर्मा इस परंपरा से, शिरडी वाले साईं बाबा से कटे नहीं हैं। हम उस परंपरा से नहीं कटे हैं। इसलिए विज्ञान, कला और धर्म का रिलेशन हमें समझना चाहिए और इसको सस्टेन करता है। इसके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम काम करता है, जैसे गीता प्रेस में कल्याण और ऐसी किताबें हैं जो कि लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पढ़े, और पढ़ना ही चाहिए। उसमें नैतिकता के प्रश्न हैं, उसमें आध्यात्मिक का प्रश्न है। लेकिन जो वहाँ पे समाज में, जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, वहाँ वो सत्य के रूप में पढ़ते हैं, एक मनोहर कहानी के रूप में पढ़ते हैं, सत्य कथा के रूप में पढ़ते हैं और उस पर यकीन करते हैं। यकीन करते हैं, अपने यकीन करने के बाद अपनी धारणाओं को वो और भी ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज करते हैं। और जब अपनी धारणाओं को हम बहुत शार्प कर लेते हैं तो अपने चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं जो कि मानवतावाद के अगेंस्ट जाता है। और हम में जो इस समय को जानते हैं, सन 47 में चंदा मामा, अमर चित्र कथा, ये सब उसी परंपरा के कंटिन्यूएंस हैं जो कि टेक्नोलॉजी ने हमको दिया। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, कलर्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई और अच्छे उसका वितरण संभव हुआ, तब ऐसी किताबें आने लगी और हमने पढ़ा। पर यही ख़त्म नहीं होना था। और 78 से 79 के बीच में रामायण और महाभारत 2 सीरियल आए। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, जब किसी लीला कथा पे फिल्म बनती है, जहाँ पे रामलीला के ऊपर फिल्म बन रही है, तो वो निश्चित रूप से एक समाज के लिए बहुत कुछ देती है। लेकिन ऐसे फिल्मों में, ऐसे सीरियल में, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक आम आदमी जो है वो प्रताड़ित है, वो परेशान है, अचानक देवता प्रकट हो जाते हैं सामने और देवता संवाद करता है, ये समाज के लिए बहुत घातक होता है। ये एक झूठ है जो कला के माध्यम से फैलाया जाता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो जिन लीला कथा का जिक्र है जो मैंने कहा, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टीवी सीरियल हैं। लेकिन इस टीवी सीरियल ने एक काम किया जो हिंदुस्तान की फिल्म में, जो समानांतर सिनेमा के नाम पे जो सिनेमा की शुरुआत 1950 में हुई थी सत्यजीत राय के पथेर पांचाली से, और जो आगे बढ़ता हुआ, जो आगे बढ़ रहा था, इन सीरियल के बाद से उस समानांतर सिनेमा का जो दौर था उसकी समाप्ति हो गई। और जब टेलीविज़न चैनल्स और बने तो सन 2000 में आपने देखा होगा तमाम तरह के चैनल आए जिन्होंने हमें धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में 24 घंटे के चैनल के रूप में भी सामने आए। मैं जो कह रहा था कि इन सब जो धर्म की जो समझ है, जो परिभाषा है जिससे हम आज फेस कर रहे हैं, इसको अगर 150 साल पहले देखेंगे तो हम देखेंगे उस समय में आज में बहुत अंतर है। और उस अंतर के केंद्र में 2 चीज़ें, एक है विज्ञान और दूसरी है कला। पूरे जो बातचीत जो थी, मेरा इसी उद्देश्य पे था। मुझे लगता है कि कम शब्दों में जितना समय मैं कह पाया, आप लोग मेरी बात को समझ पाए। धन्यवाद। सवाल है प्राची के तरफ से, एंड द क्वेश्चन इज, राइट नाउ इन द फ्री इंडिया वी आर डिस्कसिंग अ लॉट मोर आर्ट, बट डू यू थिंक वी हैव लॉस्ट a lot of art and inspiration during the dark times of India, means during invasions? I think बहुत बढ़िया सवाल है। और इस सवाल को थोड़ा सा ग्रंथि से निकल के बात करनी चाहिए, क्योंकि when we discuss about the dark time of India, when we say the India आज हम और आप, जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया कि जब इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं
तो बात हम करते हैं 2000 साल पहले का जो समय है, और दिमाग में हम लोग रहता है 47 के बाद का इंडिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक हिंदुस्तान में एक जगह है विजयनगरम, और आप लोग जानते होंगे। तो उस राज्य में, इट्स स्टेट, वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे एक सिक्का है जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, राज परिवार का चिन्ह होता है। उसमें एक चिड़िया है। वो चिड़िया हिंदुस्तान के कई जगह पे आपको मिलेगा कि इसके कि 2 सर होते हैं। एक ऐसी चिड़िया जिसके 2 सर हैं, 4 पैर हैं। और जो विजयनगरम का जो चिन्ह है, राज चिन्ह है, उसके चारों पैरों में 4 हाथी पकड़े हुए हैं। जब आप इस चिन्ह को देखेंगे तुरंत आपके सामने एक प्रोपोर्शन का भी अंतर होता है, जैसे कि वो, यानी कि वो चिड़िया कितनी बड़ी है। तो विजयनगरम जो है वो ऐसा स्टेट था जो 4 स्टेट से घिरा हुआ था, और 4 स्टेट जो थे वो मुस्लिम स्टेट थे, और विजयनगरम वाज हिंदू स्टेट। और विजयनगरम जहाँ पे है वहाँ पे हाथी बहुत मिलते हैं। तो हम किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि विजयनगरम वाज स्टेट, जो स्टेट है 4 और स्टेटों से घिरा हुआ है, जो एक बहुत बड़े हिंदुस्तान का अंश है, जो कि आपस में इस कदर की दुश्मनी है कि जिसको कि आप उसके राज चिन्ह में लाते हैं। सो चित्रकला के इतिहास को इस तरह से देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि जो इन्वेजन्स वगैरह की बात करते हैं उसमें आर्ट का नुकसान नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आर्ट का नुकसान हुआ है। जैसा कि अभी हमने हिस्ट्री में भी देखा, जितना अंश हमने पढ़ा, कि जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्ट है, पेंटिंग इज एज सच, इट्स बाय बेस इट्स नेचर, ये एक ग्लोबल आर्ट है। आपकी कविता जो लिटरेचर है वो ग्लोबल नहीं हो पाती है, क्योंकि आप जब कविता लिखते हैं तो बांग्ला में लिखते हैं, कोई कविता लिखता है मराठी में लिखता है, तो बावजूद उसके अपने सिंसियरिटी के भी एक अंतर रहता है कि 2 लिटरेचर जो है अलग अलग हैं। लेकिन जब एक आर्टिस्ट इंडिया में पेंटिंग करता है और एक फ्रांस में पिकासो के नाम पे पेंटिंग करता है, तो उसमें एक स्वतः विनिमय होता है, बिकॉज वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। जब हम एक तराजू में सब कुछ तोड़ते हैं उसी बैरियर के मामले में कि इन्वेजन, बाहर से आए, हम गए, ये इन सब चीज़ से चित्रकला को नहीं देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज़ादी के बाद से चित्रकला की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हुई है और काफ़ी हैपनिंग भी है। साथ ही साथ ये बात भी है कि चित्रकला में जो परेशानी हिंदुस्तान की है वो किसी इन्वेजन से परेशानी नहीं है। चित्रकला में, आधुनिक चित्रकला में परेशानी ये है कि ये बहुत शहर केंद्रिक है। अगर दिल्ली की चित्रकला है, जो वो चित्रकला जो प्रैक्टिस, जिस तरह की पेंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसी को हिंदुस्तान की चित्रकला मान ली जाती है। हमारे देश में अगर हिंदुस्तान में कोई चित्रकार बनना चाहे, बड़ा होना चाहे, वो ग्वालियर में रह के तो नहीं हो सकता, उसको दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये हिंदुस्तान की ऐसी एक मतलब नेगेटिव मैं कहूँगा आर्ट के फील्ड की है, जिसके साथ किसी इन्वेजन वगैरह का कोई रिश्ता है नहीं। वो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं कि जहाँ पे नॉलेज होता है, नॉलेज इज़ अ गुड थिंग, पर नॉलेज को आप जो रूलिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कि मेरे पास नॉलेज है, मैं एक डायस पे खड़ा हूँ, तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ कि आपको लेना ही लेना है, ये प्रवृत्तियाँ जो है ये अनडेमोक्रेटिक होती हैं। तो इसी तरह ये तरीका कि दिल्ली की कला ही हिंदुस्तान की कला है, जो कि माना जा रहा है इस समय, वो गलत है, अनडेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके कला और लेखन की यात्रा कैसे शुरू हुई एवं आपके प्रेरणा के स्रोत कौन से रहे हैं? ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 50 साल का मेरा मैं पेंटिंग करता रहा हूँ। हाँ, प्रेरणा के स्रोत तो उस तरह से नहीं थे। मैंने पेंटिंग की पहला जो क्लास है, जो सीखा है मैंने जहाँ पे, वो मेरी माँ से सीखा था, और कभी सीखने का मौका नहीं मिला, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट था। जो कुछ मैंने सीखा वो लाइब्रेरी जाके पढ़ के, एग्जीबिशंस देख के, लोगों से मिल के, तो उस प्रकार मेरे लाइब्रेरीज मेरे गुरु रहे हैं। मेरे वो चित्रकार है, वो जो दोस्त रहे हैं जिनको मैंने काम देखा है नज़दीक से, उन्होंने सिखाया। इसी तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ और लिखता इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि लिखना ज़रूरी है। मेरा लिखना जो है कोई विलासिता नहीं है, कोई पुरस्कार सम्मान के लिए मैं नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ जिससे कि लोग जो बात चित्र से नहीं कह सकता, और उसको मैं लिख के लोगों तक पहुँचता हूँ। इतनी सी बात है। जी सर। सर, अगला सवाल है,
आपने केवल हिंदू धर्म के गॉड्स एंड गॉडेस को दिखाया आपके प्रेजेंटेशन में, और आपकी चर्चा में आपने अन्य धर्म की बात क्यों नहीं की? हालांकि ये तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, हम जिस राष्ट्र में जिस समय में बैठे हुए हैं और जो इमेजेस हैं, अगर हम बहुत बाहर के और धर्मों के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे? क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे, द इमेज ऑफ क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे। इमेज ऑफ क्राइस्ट को लेकर अगर यूरोप के बारे में बात करें, उसका असर इंडिया में कभी नहीं आया। उसका रीज़न है कि जब इंडिया में चीज़ें आनी शुरू हुई, यूरोपियन इन्फ्लुएंस इंडिया में आया, उसके पहले यूरोप में रेनेसां हो चुका था। उस समय गॉड इमेज को लेके उस तरह से इन्वॉल्वमेंट आर्टिस्ट का नहीं था। और हिंदुस्तान में और किसी तरह की कला पनपी हो, इसके बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि मुग़लकालीन चित्रकला जो चित्र है वो मुग़लकालीन ज़रूर है, पर इस्लामिक धार्मिक प्रवृत्तियों को रिप्रेजेंट करती है ऐसा मैं नहीं मानता। वो राजा है, वो चाहे नवाब हो, चाहे बादशाह हो, चाहे राजा हो, उनके सभी जो फीचर्स जैसे मैंने कहे कि मुकुट भी होगा, सिंहासन भी होगा, अस्त्र भी होगा, ये सब सिमिलर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और चूंकि राजा रवि वर्मा को केंद्रित था ये व्याख्यान, तो इसलिए मैंने हिंदू देवी देवताओं को लिया। और जो कुछ भी है हमारे आसपास वो मूलतः हिंदू ही है। जो फिल्में हैं उस पर भी देखिए, और जिनकी मैंने बात की, मेरे पास विकल्प भी नहीं था कि मैं सेकुलर बनने के चलते मैं कुछ और ले आऊँ, उसकी उपलब्धता नहीं थी। कभी होगी ढूंढ के मिलेगा तो मैं ले आऊँगा, आप लोगों को मिले तो आप भी बताइए, क्योंकि वी शुड बी वेरी फोकस। ये हिंदू और इस्लाम और क्रिश्चियन करके कुछ होगा नहीं। हमें फोकस होना चाहिए। जो अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे शरीर में कोई विश्व का वो है, फोड़ा है, तो इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड अपॉन। ये कि कैसे हुआ क्या हुआ वो तो होगा अपनी बात, पर उसकी ऑपरेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। हमें अपने को अगर वैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान और धर्म के साथ जो रिलेशन है, जैसा कि तोमर जी ने कहा, इसके साथ एक और भी है कि जो हम आस्था की बात करते हैं ना, जो आस्था, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। ये इस पर चित्रकला ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, जबकि रवि वर्मा के बारे में बात करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई रवि वर्मा का इंटेंशन नहीं था कि चित्र के जरिए हिंदू धर्म, जैसे कि आपने सवाल किया, इट वॉज नॉट हिज इंटेंशन। ही वॉज अ वेरी पायस मैन, ही वॉज अ वेरी सिंसियर आर्टिस्ट। उन्होंने अपने समय को, उसकी अच्छाई बुराई की बात तो बात का दौर है जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया। और ये ऐसा ही नहीं कि इस्तेमाल किया, जैसे मैंने बंगाली स्कूल को बताया, बंगाली स्कूल ने अपने ढंग से उसको किया। और ये भी है कि राजा रवि वर्मा के और बंगाली स्कूल की परंपरा जो है उसको तोड़ के आगे भी कला आई है। ऐसा नहीं है कि इट वॉज स्कॉट फ्री, आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सवाल धर्म का नहीं है, सवाल है चित्र की व्याख्या का। जब आप किसी चित्र को व्याख्या करते हैं, एक चित्र के ऊपर आरोप करते हैं कि इस चित्र को आप ऐसे देखें, तो सवाल उठाना चाहिए वो कौन है जो हमसे कह रहा है कि इस चित्र को ऐसे देखें। अगर आप देखेंगे किसी राजा का चित्र है और उसको हमें बताया जा रहा है कि राजा को राजा जैसे देखिए, तो उस समय स्वार्थ उस चित्र का नहीं है उस समय स्वार्थ उसका है जो हमें कह रहा है कि इसको राजा के रूप में देखिए। तो इसलिए हमें अपने चित्रों को, चित्रकला में जो खासियत है, जो ज़रूरी है हिंदुस्तान की चित्रकला के लिए, कि अपने चित्रों को उनके संदर्भों से काटें, मुक्त करें, क्योंकि संदर्भों ने हमें नष्ट किया है। हमारे चित्र बहुत उन्नत मान के, लेकिन जो संदर्भ रहते हैं तब वो हमें क्या, उसी संदर्भ के साथ एक प्रचार माध्यम के रूप में चित्र बनते हैं। और चित्र की जो खूबसूरती है, जो रस है, जिसका हमें आस्वाद करना चाहिए, उससे हम नहीं वहाँ पहुँच पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर और गंभीरता से कभी मौका मिलेगा बात करेंगे कि संदर्भ से हम कैसे मुक्त होते हैं, या अगर नहीं भी होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण देके बात ख़त्म करता हूँ कि चित्र का अपना एक स्वायत्तता होती है और अपनी एक ताकत होती है। कि अगर मैं आपको किसी चित्र में ये बताऊं कि मेरे ये ग्रैंडफादर का चित्र है, मेरे पितामह का चित्र है, जो कि शेरों का शिकार यूँ करते थे जैसे लोग कुछ भी करते हो बड़ा आसानी से। आप जब उस मूर्ति पेंटिंग को देखेंगे, आप मेरे परदादा को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि इस चित्र में प्रकाश कैसे डाला गया है, एनाटॉमी कैसा है, ये चित्र अच्छा है या बुरा है। अगर वो चित्र बुरा है, भले ही मेरे पितामह का हो, आपके लिए कोई मतलब का नहीं है।
और अगर वो चित्र अच्छा है और आप मेरे पितामह को नहीं जानते तो वो चित्र अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि चित्र में अपनी ताकत होती है कि आप उसमें जितना संदर्भ डाल लें वो अपने को संदर्भ से मुक्त कर लेती है। आप अगर सिक्के देखेंगे ना, पुराने सिक्के, उसमें लिखा रहेगा जॉर्ज 5, जॉर्ज 6। जब सिक्के बनाने वालों ने बनाया होगा कि हमारे राजा का सिक्का है और ये हमारी रानी का सिक्का है, तो बहुत सोच के बनाया होगा कि ये सिक्का जो है जिसके हाथ में पहुंचेगा वो जो देखेगा और कहेगा कि साहब हमारे राजा हैं और रानी है। जब हमारे हाथ में जब ये सिक्का पहुंचता है तो हम कहते हैं कि इसकी क्राफ्टिंग कितनी खूबसूरत है या कि घटिया है। तो चित्रकला में वो जो चित्र है उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने संदर्भ से अपने आप मुक्त हो जाता है। भले आप कितनी ही कोशिश कर लें इसके ऊपर ये फला राजा और फला रानी है, पर आज अपने कालांतर में अपने संदर्भ से वो मुक्त होती ही होती है। अगर जटिल हो इसका उत्तर तो बाद में हम और समझ लेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग पेंटर नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन का चाहिए होगा तो मैं दूंगा। जी, और कोई सवाल? सर, अगला सवाल है, आपकी कला में सामाजिक समस्याओं का चित्रण कैसे होता है? कोई भी प्राणी जो सामाजिक होगा, जो समाज में रहता है, उसके चित्र में समाज आएगा। अगर वो जबरदस्ती उसको नहीं लाना चाहे तो बात अलग है, वो अमूर्त बना रहना चाहे तो बात अलग है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन समाज का चित्र आने का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर आप मानते हैं कि सामाजिक विषय पे चित्र बना के आप समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं होता। ये एक मुगालता है कि हम सोचते हैं कि समाज परिवर्तन की कविता लिख के हम समाज बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। समाज को बदलने के लिए दो काम करना पड़ता है। एक काम है कि सड़क पे उतरना पड़ता है और दूसरा काम ये होता है जो चित्रकार जब सड़क पे उतरता है, ये चित्रकार का जो परिचय है ना, ये अपने स्टूडियो में छोड़ के आना पड़ता है। एक कॉमन मैन जैसे जब तक नहीं वो सड़क पे उतरेगा वो चित्रकार समय और समाज को नहीं बदल पाएगा। तो हमारे फेलियर जो हुए हैं हम लोग इसी कारण से हुए हैं कि कला से हम उम्मीद करते हैं, हम अपने आप से उम्मीद नहीं करते। हम अपने आप में अगर समाज को बदलना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं कई बार सोचा और इसलिए मैं चित्र में मैं एक ही उद्देश्य रखता हूँ कि मेरे चित्र कोई पहेली ना बने। आप चित्र देखें, अगर ना भी समझें ना भी जाने उसके संदर्भ को, आपको अच्छा लगे, और नहीं लगे तो मत देखिएगा। पर मेरी कोशिश रहती है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल मैं फॉर पेंटिंग बनाऊं, जिसमें कि जो मुरैना का जो आम आदमी है वो भी एक दिन मेरे चित्र को देख के कहे कि भाई अच्छा है। वो फिर ये ना कहे कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जहाँ मतलब होगा तब मैं उनको ज्ञान दूंगा, वो चित्र धरा रह जाएगा, वो मेरे ज्ञान की तारीफ करेगा। तो वो मैं नहीं चाहता। चित्र को देखे और हर आदमी मेरे चित्र को लाइक करे, ये सपना भी कह सकते हैं, पर मैं पेंटिंग बनाता इसीलिए हूँ। धन्यवाद। जी सर, हाउ डू आर्ट, साइंस एंड रिलीजन इंटरसेक्ट इन द ह्यूमन लाइफ? इन ह्यूमन लाइफ मीन्स रियल लाइफ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट पॉसिबली आई हैव डेल्ट इट इन माय लेक्चर। आर्ट एंड रिलीजन, आर्ट एंड रिलीजन पूछा ना? यस सर, आर्ट, साइंस एंड रिलीजन। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट आर्ट, साइंस एंड रिलीजन। एंड जो मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू ए एडल्ट ऑडियंस। आपको समझना ये चाहिए कि चित्रकला, विज्ञान और धर्म के बीच में जो व्याख्यान है, इसमें वो शक्तियों के बारे में चिन्हित करने की कोशिश है जिन्होंने तीनों का उपयोग किया। वरना ऐसे नहीं हो सकता कि आपको आस्था चैनल और ये फला 24 घंटे का चैनल, ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। जो ये जब टेक्नोलॉजी जब आता है उसका इस्तेमाल हमारे लाभ के लिए हो रहा है या हमारे खिलाफ हो रहा है, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो इतना आसान नहीं है। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं इस विषय पे बातचीत करूं। बातचीत करते हुए जैसे रवि वर्मा के बारे में मैंने कहा कि उनका ये उद्देश्य नहीं था कि वो जो इमेजिन रियलिटी को आने वाले समय में लोग उसको रियल मान ले और जो पुराण कथाएं हैं उसको सत्य कथा मान ले, ये रवि वर्मा का उद्देश्य नहीं था। लेकिन समय ने, उसके इस्तेमाल ने हमें बताया कि नहीं, ये सत्य कथाएं हैं। तो इसी के बारे में इशारा था मेरा। और आप लोग थोड़ा और सोचेंगे अपने घर जाके मेरे ख्याल से, और मैं जो कह रहा हूँ उसी को मान ले, ये भी
कोई मेरा आग्रह नहीं है, एक ऐसा सवाल है कि एक अपने व्याख्यान के जरिए आपके सामने रखा जिस पे आप लोग सोचें. My name is Shravan Yadav. I've recently seen on internet there was a banana with the duct tape, and it was sold for $6.2 million. Right. And when I see such thing happening around, so there is a sense of absurdity. But what I see is this narrative behind the art is taking over than the art itself. Yeah, exactly. So how important is the narrative, sir? कि कहानी जो सुनाई जा रही है वो शायद आर्ट है उससे ज़्यादा बड़ी होती जा रही है. बिल्कुल. And when I want my kid to grow up as an artist, and this tells कि भाई narrative important है, art form important नहीं है. जी. तो आप सब क्या सजेस्ट करते हैं और कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि क्योंकि ये ना बहुत कई जगह हो रहा है. They're beating butters and they're saying it's an modern art and some sort of absurdity is going on. Yes. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. और मेरे ख्याल से दिल्ली से चल के ग्वालियर आने का एक लाभ ये कि आपका ये सवाल मुझे मिला जो कि विषय से अलग होके भी विषय से जुड़ा हुआ है. एक्चुअली एक अंग्रेजी में कहावत है, कहावत मतलब मानते हैं लोग, द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज द कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास. नाउ वी हैव टू डिफाइन विच इज़ द रूलिंग क्लास. आज के तारीख में रूलिंग क्लास वो है जिसके पास पैसा है. रूलिंग क्लास वो नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठता है. वो पैसे का जो क्लास है जिसने कि पिछले 20 साल में सडनली बहुत पैसा कमाया है, जो कि रात को सोता है तो उसका सेक्रेटरी आके कहता है कि सर आपका जो वर्थ है ना, वैल्यू, वो 2000 करोड़ का है. और सुबह 10 बजे जब कॉफ़ी पीता है कौन सर 2020 करोड़ के हो गए आपके. तो सवाल उठता है कि ये जो 20 करोड़ है ओवरनाइट में सोता रहा और 20 करोड़ मेरे वर्थ वैल्यू बढ़ गया. तो पूरा सिद्धांत बदल जाता है. यहाँ पे लेबर और मनी का एक रिलेशनशिप था, आज वो नहीं है. जो ये समय है जहाँ पे एक क्लास ऐसा है जिसके पास काम नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, ऐसे क्लास अपने को डिफरेंशिएट करना चाहता है. जैसे मान लीजिए कि अगर आप म्यूज़िक में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप रविशंकर के सितार हैं. रविशंकर के सितार आपके पास जितना भी पैसा हो आप खरीद नहीं सकते. आप रविशंकर के सितार नहीं खरीद सकते. आप प्रेमचंद की कहानी खरीद नहीं सकते. What exactly I mean by that you cannot have the ownership of a story. But when you come to me to buy a painting, you can own my painting. And this is a transfer of ownership. The painting which I owned, I am transferring it to you. Now आपके बगल में जो सज्जन खड़े हैं उन्होंने कहा कि भाई आप अशोक जी की पेंटिंग लाए हैं 200 रुपये में, मैं इसको 300 में खरीदना चाहता हूँ. तो आप उसको बेच देते हैं. लेकिन वहाँ पे अगर 5 लोग मिल जाएं कि साहब मैं भी खरीदना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप ऑक्शन करेंगे तो 2000 में बिकेगी. तो इस तरह से चित्रकला टू अ सेंस, हार्ड लगेगा सुनने में, चित्रकला कला है ही नहीं. चित्रकला के जिस रूप के बारे में आपने बात कही वो रूप जो है एक कमोडिटी का है, एक सोप का है, एक टूथपेस्ट का है. जब उसका डिमांड होगा, आपके पास अगर 2 ट्यूब है और किसी ने अगर मांगा, आप पैसे के विनिमय में आप बेच सकते हैं, बिकॉज इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. लेकिन आपके पास अगर कविता है, प्रेमचंद की कहानी है, मुक्तिबोध की कविता है, वो किसी भी हालत में ना तो कोई खरीद सकता है ना बेच सकते हैं. हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये है कि द आर्ट वर्ल्ड जो है इसके पीछे जो रूलिंग पावर है वो पावर है जो कि मनीड है. नाउ उस मनीड क्लास का टेस्ट क्या होगा? वो मनीड क्लास प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, आप अगर अपने फादर से पूछेंगे उस जनरेशन के लोगों का कि जो हम पसंद करते थे, जो वही राजा रवि वर्मा वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स बट ही वॉज लव्ड बाय द कॉमन मैन. तो एक आर्टिस्ट का जो काम है वो राजा पैसा दे रहा बनाने में, पर आम आदमी उसकी एग्जीबिशन देखने आ रहा है. अब जो आज का राजा चाहता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ना वो मेरा होना चाहिए, वो आपको पसंद ना आए, यही उसका आग्रह है कि आप जो है इन सब कला में फंसे रहिए, ये मेरी कला है. जो परफॉर्मेंस, जो एब्स्ट्रैक्शन, जो भी है वो अलग कभी विस्तार से बात होगी, लेकिन जो मूल जो है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आर्ट सीजेस टू बी एन आर्ट, पेंटिंग सीजेस टू बी एन आर्ट. वो एक कमोडिटी हो जाए. जब आप देखते हैं कि जो केले के ऊपर जो स्टिकर लगा के, इसमें क्या है? आज इतनी मेहनत से रवि वर्मा ने चित्र बनाए
आज हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी ने रवि वर्मा के नाम नहीं सुना था। कई चित्र ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे आप लोग, बट एवरीबडी वी नो अबाउट दैट बनाना एंड स्टिकर। सो दिस इज हाउ यू यूज द सोशल मीडिया। भाई सब लोगों ने बात किया, वो जो आर्टिस्ट कौन है मैं नहीं जानता, कल याद भी नहीं रहेगा, पर आज सब जानते हैं। इससे हम, ये जो ट्रेंड है जो आपने अपने अगले जनरेशन के बारे में बात कही, मेरा पूरा विश्वास है कि रहेगा नहीं, ये नहीं रह सकता, बिकॉज अल्टीमेटली देयर इज अ पावर ऑफ पीपल। जनता के पास अपनी एक ताकत होती है, वो इसको देखती है और इसको नकार भी देती है। ऐसे बहुत आते हैं, आते रहे हैं और चले भी गए। जो रह गया वो रवि वर्मा रह गया, वो अमृता शेरगिल रह गए। वो देखिए, उनको इतिहास का लोग भूल जाते हैं। अमृता शेरगिल कब आई थी? 1931 1941 में। वो नहीं ज़रूरत है, आपको ज़रूरत ये उनकी पेंटिंग को देखने की। वो उस रेफरेंस से भी कट जाती है कि वो किसकी पेंटिंग है। तो ऐसी जो परंपरा जो को लेके हम आम लोग जीते हैं, उसमें ये केला और ये सब जो है, इसका महत्व तो नहीं है। हाँ, थोड़े दिन हम लोग बात करते हैं, इट शुड बी टेकन इन दैट लाइट ओनली। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन।